तो कैसे हैं आप लोग। सो आई वेलकम टू यू ऑल टू 8 जुलाई का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, परमानेंट कमीशन टू ऑल वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। तो ये जो 4 महीने पहले का जजमेंट है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो वुमेन है उनके लिए परमानेंट कमीशन आर्मी में ओपन कर देना चाहिए, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। उसके बारे में ये इशू है, ठीक है। तो परमानेंट कमीशन देख लेते हैं क्या होता है। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। क्या होता था, देखो आर्मी में क्या है, 2 तरीके से रिक्रूटमेंट होती है। एक होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो एसएससी जिसको बोलते हैं, और एक होती है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन में क्या होता है, जो रिटायरमेंट एज यूजुअली 56 से 60 ईयर्स की होती है, और एसएससी के थ्रू जो इंडक्ट होते हैं उनको 10 साल काम करना होता है आर्मी में, प्लस उनको 4 ईयर की एक्सटेंशन मिल जाती है, यूजुअली मिल जाती है अगर वैकेंसी है एंड वो पर्सन काम करना चाहता है, वरना 10 साल के बाद वो खुद से भी एग्जिट कर सकता है। तो ये 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि परमानेंट कमीशन में क्या होता है, जो आईएम में, ठीक है, देहरादून से करके आते हैं या एनडीए के थ्रू रिक्रूट होते हैं, उनको परमानेंट कमीशन मिलती है। परमानेंट कमीशन तो इतनी ज़्यादा रिटायरमेंट एज होगी तो वो ब्रिगेडियर, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये काफ़ी बड़ी बड़ी मतलब रैंक्स तक पहुंच जाते हैं, उन्हें कॉम्बैट एंड कमांड रोल्स भी मिल जाते हैं। जबकि एसएससी के थ्रू जो इंडक्ट होते हैं, जैसे ओटीए चेन्नई है, ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, तो वहाँ के जो ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं वो एसएससी उससे रिक्रूट होते हैं, एंड उनको पहले ही आर्मी छोड़ के जाना पड़ता है। पर जो क्या होता था कि जो मेल ऑफिसर्स हैं उनके पास ऑप्शन होता था, वो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर जो फीमेल ऑफिसर्स थी उनके लिए ये ऑप्शन ही नहीं था। दैट्स वाई ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया, एंड कुछ 17 साल बाद इसका रिजल्ट आया, जिसमें विमेन के हक में था कि भाई उनको परमानेंट कमीशन ऑफर किया जाना चाहिए, जैसे कि मेल स्टाफ को किया जाता है, ठीक है। तो बता देती हूँ मैं पूरी जो हिस्ट्री थी इसकी। 1992 में सेंटर ने नोटिफाई किया विमेन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑफिसर। पहले तो अपॉइंट ही नहीं करते थे, सिर्फ मेडिकल में करते थे, एंड नर्सिंग के कुछ ऑफिसर्स मतलब जो मेडिकल वाली है ना, वो हमेशा से परमानेंट कमीशन ही देते थे, ठीक है। तो पहले उनको ही अपॉइंट करते थे, पर क्या हुआ 1992 में 5 सर्विसेज के लिए इनको अपॉइंट करने लगे। आर्मी पोस्टल सर्विस, जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स, सिग्नल कॉर्प्स एंड इंटेलिजेंस कॉर्प्स। तो इन 5 चीज़ों में अपॉइंट करने लगे, ठीक है। एंड फिर क्या किया, नवंबर 2005 में इनिशियल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन थ्रू WSES, ठीक है। तो क्या होता था कि ये जो स्कीम्स थी, ठीक है, इसको एक्सपैंड किया गया, एंड वुमेन सर्विस करके कुछ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर WSES की फुल फॉर्म, तो उसके तहत इनको इंडक्ट किया जाने लगा। ये एसएससी के थ्रू ही था, मतलब जैसे एसएससी में क्या होता है, एक तो देखो एनडीए वालों की बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग होती है, ठीक है, आईएम में देहरादून में जो करते हैं, पर जो ओटीए चेन्नई उनकी उनसे थोड़ी कम रिगरस होती है, एंड जो WSES थी उसकी तो बहुत ही कम रिगरस होती है, ठीक है। तो विमेन को इस WSES के थ्रू इंडक्ट किया जाने लगा, ठीक है। एंड पहली बार 2008 में इंडक्ट किया गया इस स्कीम के अनुसार, एंड तब से ये केस चला ही जा रहा है कि भाई हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए आर्मी में, हमें भी एसएससी और परमानेंट कमीशन, एसएससी तो ऑफर होता ही है इनको, बट ये है कि हमें परमानेंट कमीशन चाहिए, ठीक है। एंड ये वाली चीज़ है। देन देख लेते हैं पूरा केस क्या है। 17 फरवरी की जजमेंट है जब अलाउ कर दिया था। इशू क्या है, पिटिशन फाइल किया गया था, ठीक है, जो भी एग्रीव्ड लोग थे, एंड बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। विमेन ऑफिसर्स आर एलिजिबल टू टेनेंट ऑल कमांड अपॉइंटमेंट एट पार विद मेल ऑफिसर्स विच वुड ओपन एवेन्यू फॉर फर्दर प्रमोशंस। तो क्या होता था कि विमेन मैक्सिमम अब एसएससी के मतलब 14 साल ही अगर काम करेंगे तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक ही पहुंच पाती थी, ज़्यादा बड़ी रैंक तक नहीं पहुंच पाती थी। तो एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी थी ही नहीं कि भाई 14 साल ही तो काम करना है, इसीलिए जो विमेन है वो आर्मी में बहुत कम आती थी। एंड ये रेशो से पता चलता है कि आई थिंक इंडियन आर्मी में सिर्फ 4% ही जो फीमेल्स हैं वो आर्मी ऑफिसर्स हैं। सो कोर्ट डिसमिस द गवर्नमेंट आइडियाज़ की ओनली विमेन ऑफिसर्स विद लेस देन 14 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो सरकार ने माना कि चलो ठीक है, दे देंगे परमानेंट कमीशन, पर उनको देंगे जिनके 14 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, उनको कंसिडर कर लेंगे हम परमानेंट कमीशन के लिए, ठीक है। एंड जो 20 साल जिन्होंने सर्विस कर ली उनको तो पेंशन पे ही रखेंगे सीधा। कोर्ट हैज़ ऑल्सो डन अवे विद ऑल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं है, 14 साल कर लिया, 12 साल कर लिया, भाई उनकी क्या गलती है, जिन्होंने मान लो किसी ने 2003 का कर लिया, ठीक है, 2002 में जिसने जो इंडक्ट हुआ उसकी क्या गलती है, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड क्या हुआ कि सरकार ने दूसरी चीज़ क्या बोली कि हम नॉन कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स में ही अभी विमेन को परमानेंट कमीशन दी जाने लगी है, ठीक है। तो कॉम्बैट में नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मतलब फुल फ्लैश जो मतलब आर्मी ऑपरेशंस कैरी करते हैं, ठीक है, तो नॉन कॉम्बैट में दिया जा रहा है, और अगर कॉम्बैट में दे भी रहे हैं तो वो भी सपोर्ट सर्विसेज में ही दिया जा रहा है एट पार विद मेल ऑफिसर्स। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन की, सबसे बोला कि जो ये ग्रेटर रोल है
फॉर द विमेन ऑफिसर्स, ठीक है, रिजेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द ग्रेटर रोल फॉर विमेन ऑफिसर। पहली बार सरकार बोलती बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, उनको घर संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सेड ये तो बाप की भी जिम्मेवारी होती है, सो आप ये नहीं लिख सकते, एंड दिस शोज योर मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड एंड योर सेक्स स्टीरियोटाइप। सो प्रिमाइज्ड ऑन द अजम्पशन अबाउट सोशली एस्क्राइब्ड रोल्स ऑफ जेंडर कि भाई लड़कियां तो बच्चे संभालने का ही काम करती है, तो ये आर्टिकल 16 को वॉयलेट करता है। इट ऑल्सो सेड दैट इट ओनली शोज दैट द नीड टू एम्फेसाइज द नीड फॉर चेंज इन द माइंडसेट। ठीक है भाई, माइंडसेट ही बदलना पड़ेगा। अब इंडियन आर्मी की ये सोचे तो आप लोकलाइट पॉपुलेशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। सो व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ बाय द गवर्नमेंट इन इट्स डिफेंस कि भाई मदरहुड चाइल्डहुड साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस होती है विमेन की, तो उनको वो देखना पड़ता है, तो वो कॉम्बैट रोल्स इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगी। फैमिली सेपरेशन, करियर प्रॉस्पेक्ट ऑफ स्पाउसेज, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, तो सब चीज़ें विमेन को देखनी पड़ती हैं। फिर फिजिकल लिमिटेशंस भी है कि भाई वो मतलब इतना ज़्यादा आइसोलेटेड टेरेंस में काम नहीं कर सकती, सियाचिन में नहीं भेज सकते उनको, ठीक है, तो उनकी कंडीशंस भी देखनी पड़ती है। फिर उनको हस्बैंड के साथ ही पोस्टिंग भी चाहिए होती है, तो ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो 36,000 आर्ग्यूमेंट्स सरकार लेकर आई एंड बोले कि वेमेन आर नॉट फिट टू सर्व इन ग्राउंड कॉम्बैट रोल्स। ठीक है, एंड बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस की आर्मी यूनिट्स फॉर ऑल यूनिक मेल एनवायरनमेंट की भाई प्रेजेंस ऑफ अगर विमेन आ जाएगी, आपने आई थिंक टेस्ट केस है कुछ करके ना, तो वो देखना, ठीक है, उसमें दिखाते हैं कि भाई कैसे मतलब मेल एक्सेप्ट नहीं कर पाते विमेन का कमांड लेना, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ विमेन ऑफिसर्स वुड रिक्वायर मॉडरेटेड बिहेवियर। उनको अरे मान लो आपने सेक्स स्टीरियोटाइप्स जोक्स मार रहे होंगे, विमेन आ जाएंगे एंड दे विल लाइक, ओह मैम आ गई, वी शुडंट स्पीक लाइक दैट और थिंग्स। एंड वो अभी मतलब रूरल बैकग्राउंड के काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसर्स एंड वो एक फीमेल लीडर के कमांड को नहीं मानेंगे। सो दिस इज़ जस्ट लेम एक्सक्यूजेज मी, ये मेरी ओपिनियन है, क्योंकि मतलब ये अप्लाई ही नहीं होता। आपने कोई चीज़ उनको ऑफर ही नहीं करी, पहले ही आप धारणा बना रहे हो, नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। गिव देम, ऑफर देम। वो नॉन कॉम्बैट में ही वो बेहतर कर रही हैं, आज तक एसएससी में भी क्लियर कर रही हैं अपने आप को, सो व्हाई नॉट परमानेंट कमीशन, जस्ट गिव देम एंड वॉच आउट, ठीक है, यू कैन डू अ टेस्ट के सॉर्ट ऑफ थिंग। सो दैट इज द थिंग, एंड टेल मी योर ओपिनियन अबाउट दिस आर्टिकल एज वेल, एंड आई नीड योर ओपिनियन एज वेल। देन अबाउट GS 2 का आर्टिकल है ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। सो बायानूर सिटी इन द नॉर्दर्न चाइना, ठीक है, अब चाइना में क्या है, पहले कोरोना वायरस, फिर हंटा वायरस, फिर G4 वायरस, अब ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है, प्लेग भी आ गया वहाँ पे, ठीक है। लेवल 3 वार्निंग ऑफ प्लेग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जारी कर दिया गया है। प्लेग क्या होती है, प्लेग, ये प्लेग कौन कॉज करता है, एक बैक्टीरिया कॉज करता है, यर्सीनिया पेस्टिस। तो क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा पहले इन्फेक्ट करता था, 5 से 15 सेंचुरी, क्योंकि तब तक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं थे। अब अगर आ भी गया तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वी हैव वाइड रेंजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड हम कर्ब कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 3 तरीके की प्लेग है। ब्यूबोनिक प्लेग है जो पर्सन्स के लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा ब्लड सिस्टम है उसी के पैरेलल में लिम्फ चलता है। लिम्फ भी एक तरीके का फ्लूइड है, जो जैसे हमारे टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं ना, वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं, उसमें से वो लिम्फ क्रॉस करता रहता है। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है अगर ब्लड में, तो वो लिम्फ में चला जाएगा एंड फिर वो लिम्फ से वो टॉन्सिल्स वगैरह उसको पकड़ लेंगे एंड वहाँ मार गिराएंगे उसको, तभी टॉन्सिल्स स्वेल हो जाते हैं गले के आसपास, ठीक है। If left untreated, bubonic plague can also convert into pneumonic or septicemic plague, ठीक है, septicemic यानी infectious plague। न्यूमोनिक प्लेग क्या होता है, मोस्ट वीरलेंट फॉर्म ऑफ प्लेग, क्योंकि न्यूमोनिया है तो ये है कि खांसने से छींकने से ज़्यादा फैल जाएगा। इट इज़ ओनली टाइप ऑफ प्लेग दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। तो जो ब्यूबोनिक है वो नहीं फैलता, ठीक है, वो रॉडेंट्स के थ्रू फैलता है, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल जाता है, क्योंकि न्यूमोनिक है तो सांस के थ्रू फैल जाएगा। सिम्टम्स क्या होंगे न्यूमोनिया के, जो होते हैं चेस्ट पेन, फीवर एंड कफ, हाईली कंटेजियस है, इजीली फैल जाएगा। एंड सेप्टिसेमिक प्लेग क्या होता है, व्हेन बैक्टीरिया एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम में ही मल्टीप्लाई कर रहा है वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेप्टिसीमिया का मतलब होता है इन्फेक्शन, तो दिस विल कॉज इन्फेक्शन एंड इट विल कॉज स्किन टर्निंग ब्लैक। सो हाउ टू कंट्रोल प्लेग्स, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, बट अगर जल्दी पकड़ ली जाए, डायग्नोस हो जाए, तो एंटीबायोटिक से ट्रीट हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, निमोनिया प्लेग जैसे सिचुएशंस में एंटीबायोटिक्स इनफ नहीं होती, सांस लेने में दिक्कत है, कॉफिंग आ रही है, तो उसको एक्स्ट्रा फ्लूइड्स चढ़ाने पड़ते हैं, ग्लूकोज देना पड़ता है और ऑक्सीजन देना पड़ता है। हाईली कॉन्टेजियस है तो उनको बंदे को आइसोलेट भी रखना पड़ेगा, जैसे कोविड में रखा जा रहा है, क्वारंटाइन करना पड़ेगा। एंड पीपल इन क्लोज कॉन्टैक्ट आर ऑल्सो गिवन डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरी प्लेग्स के लिए कर्ब करने के लिए क्या, रोडेंट्स की पॉपुलेशन को ध्यान में रखो, ठीक है, चूहे हुए मत घूमने दो ऐसे, एंड जो भी आपका
खाने पीने का एरिया, वहाँ पे आप रैपिड चेक करते रहो, रैट किल ले आओ, मर जाएंगे चूहे, तो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। ब्यूबोनिक प्लेग सीवियरली इम्पैक्टेड इंडिया टू। तो पहला केस कब आया था? 1896 में आया था, ठीक है। तो और चाइना में 1855 में हुआ था, पर हमारे यहाँ 1896 में आया था। तो आपने स्पेक्ट्रम बुक में पढ़ा होगा 1896 में WC रांड, ठीक है, WCRAND, ही वॉज द प्लेग कमिश्नर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तिलक ने भी इन पे सेडिशियस आर्टिकल लिखे थे जब प्लेग आया था, इसलिए उनको जेल भेज दिया गया था। एंड इनको किसी ब्रदर्स ने मारा था, ठीक है। तो ये ही वॉज द प्लेग कमिश्नर, इनको किसी ब्रदर्स ने मारा था, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड तभी क्या, ही वॉज प्लेग कमिश्नर, एंड जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट है 1897 का, उसके तहत अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे थे, तब इनको मारा गया था। तो ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट क्या हुआ, दिक्कत आई थी, इसको हेस्टली मतलब जल्दबाजी में बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया। इनसे क्या हुआ कि अनरेगुलेटेड पावर दी गई थी, तभी वो प्लेग कमिश्नर ज़्यादा दादागिरी झाड़ रहा था, तो किसी ब्रदर्स ने मारा था, तो उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो तीनों प्लेग्स का आपको डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, यर्सीनिया पेस्टिस, जो कॉज करता है, जो रोडेंट्स में मिलता है, चूहे वगैरह में। देन इज अबाउट काटसा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो ये काटसा की फुल फॉर्म है। तो यूएसए ने अर्ज किया है कि भाई ये जो काटसा एक्ट है ना, नाम से समझ में आ रहा है, जो अमेरिकाज के एडवर्सरीज हैं उनको सैंक्शंस के थ्रू ये काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेज देना चाहता है यूएसए ऐसी कंट्रीज को, इंक्लूडिंग इंडिया, कि भाई जो हमने ये जो काटसा एक्ट जिन कंट्रीज पे लगा रखा है, उनसे तुम कोई भी तरीके की डील करोगे, ट्रेड करोगे, तो हम भी तुम पे इस तरीके का लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे। तो काटसा क्या है, 2017 में आया था। यूएस का एक लॉ है जो सैंक्शंस इम्पोज करता है ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया पे, ठीक है। एंड इट इंक्लूड सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज दैट इंगेज इन सिग्निफिकेंट, जो भी इन कंट्रीज से ट्रांजेक्शंस करे, जैसे हम ईरान से तो इम्पोर्ट करते हैं, हमारा वहाँ छापार पोर्ट भी बन रहा है, ठीक है। तो ईरान और रशिया के साथ तो हम खूब डील करते हैं, ठीक है। अभी हमारा S-400 मिसाइल भी वहीं से आएगा। सो हम ट्रेडिंग करते हैं सिग्निफिकेंट। एंड दिस एक्ट एम्पावर्स यूएस प्रेसिडेंट टू इम्पोज एटलीस्ट 5 ऑफ द 12 लिस्टेड सैंक्शंस। ऐसे लिस्ट बना रखी है डोनाल्ड ट्रंप जी ने, एंड बोले कि तुम इनसे ट्रेड करो और हम तुम पे सैंक्शंस लगा देंगे, ठीक है। तो व्हाट सैंक्शंस क्या होंगे? प्रोहिबिशन ऑन लोन, ठीक है, लोन नहीं मिलेगा इजीली अमेरिका से। प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक असिस्टेंस, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन प्रोक्योरमेंट बाय यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे जो यहाँ पे था ये जो हमारे जो गुड्स जाते हैं अमेरिका में, क्योंकि हम अच्छा खासा डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट शेयर करते हैं, ठीक है। नहीं, ट्रेड डेफिसिट अमेरिका की साइड है, हम ट्रेड सरप्लस शेयर करते हैं यूएसए के साथ, ठीक है। तो हमारे जो गुड्स जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी वो प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। वीज़ाज डिनायल कर देंगे, आपको पता ही होगा, H-1B एंड F-1, ठीक है, ये सब वीज़ाज को अभी कोविड करके सस्पेंड ऑलरेडी किया हुआ है। सो इससे भी ज़्यादा ग्रूसम सैंक्शंस लग सकते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इंडिया पे? दी सैंक्शंस आर नॉट, अभी तक तो डायरेक्टली इम्पोज किया नहीं, ठीक है। तो क्या है कि इंडिया को तो अफेक्ट करेगा ही अगर कभी हुए तो ये इम्पैक्ट। एंड सो इफ इंडिया डजंट रिमूव इट टाइज विद रशिया एंड ईरान, यूएस मे इन्वॉल्व दिस सैंक्शंस। सो दिस इज द थिंग। तो हमें थोड़ा अपना ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ के पहले ही रखना चाहिए। देर इज अबाउट न्यू US वीज़ा रूल्स पुट स्टूडेंट्स इन कॉर्नर। तो अभी रिसेंट USA का पड़ा था, H-1B वीज़ा सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अभी ये F-1 और M-1 वीज़ा होल्डर्स के बारे में बता रखा है इस आर्टिकल में। तो ये जो इमिग्रेशन का है चक्कर, ये कौन देखता है? US इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, ठीक है। उन्होंने क्या बोला गया है कि भाई हम जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ना, तो ये जब तक स्पेसिफिक कोटाज मीट नहीं करेंगे, उनको ये जो उनके वीज़ाज हैं दे स्टैंड सस्पेंडेड, ठीक है। So US students participating in universities program that rely entirely on online courses now risk deportation। जो entirely online classes चला रहे कि भाई पूरा नहीं कराना, कुछ तो तुमने ऑफलाइन भी लेना पड़ेगा, पूरा ऑनलाइन चला रहे तो हम आपको डिपोर्ट करा देंगे, ठीक है, अगर वो कंट्री लीव नहीं करेंगे। और ट्रांसफर टू स्कूल विद इन पर्सन इंस्ट्रक्शंस। ऑर्डर डायरेक्टली रिलेट्स टू दो स्टूडेंट जो F-1 और M-1 होल्डर्स हैं। तो हमारे यहाँ के तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या डॉक्टोरल PhD स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है। M-1 होल्डर्स जो वोकेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी दिक्कत आ रही है। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा कि क्योंकि अभी कोविड करके कोई भी घर से बाहर तो निकल नहीं रहा है, सो ऑनलाइन कोर्सेज पे रिलाई कर रहे हैं। सो दे आर, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लैकमेलिंग कि या तो ऑनलाइन ज़्यादा इंटायरली मत कराओ। सो दिस इज द थिंग। एंड दोज हुज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वर मूविंग इन ऑनलाइन ओनली मॉडल वुड देयरफॉर हैव टू लीव द कंट्री, ठीक है। अदर्स मेजर्स इंक्लूड ट्रांसफरिंग टू स्कूल विद इन पर्सन इंस्ट्रक्शन टू रिमेन ऑन द लॉफुल स्टेटस, जहाँ पे 1-to-1 पढ़ा रहे हैं, मतलब बेसिकली ऑफलाइन टीचिंग हो रही है। तो क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स कैसे अफेक्ट होंगे? तो यूएस में टोटल जो स्टूडेंट्स है ना, उसका
5% तो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो इस 5.5 में से भी जो मैक्सिमम है वो कौन है, चाइना के स्टूडेंट्स हैं और फिर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये डेटा है, तो ये आपको थोड़ा याद करके रखना पड़ेगा। एंड इनिशियली अभी H1B वीज़ा भी सस्पेंड कर दिया गया था। H1B वीज़ा किसके लिए होता है, हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आर्टिकल। Then is about नमामि गंगे प्रोजेक्ट। द वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट। तो ये नमामि गंगे में लोन किसने दिया, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो ये है कि भाई गंगा के रिजुविनेशन के लिए प्रोग्राम है। एंड वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स 400 मिलियन टू इनहांस सपोर्ट फॉर रिजुविनेटिंग गंगा, गंगा के दोबारा से रिवाइव करने के लिए। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं इसके अंडर, विच इंटीग्रेट्स प्रीवियस एंड करंटली ऑन गोइंग इनिशिएटिव। जो पहले वाले थे उनको मर्ज कर दिया है इनमें। एंड इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड इट्स स्टेट काउंटर पार्ट्स। जो भी मतलब जिन जिन स्टेट्स में गंगा होके गुजरती है वो स्टेट्स भी इसमें हैं। एंड नेशनल गंगा काउंसिल है जो इसको हेड कर रही है। तो नेशनल पहले क्या था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी होती थी, उसको रिप्लेस करके नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई 2016 में, ठीक है। तो इसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। सो इट वुड हैव ऑन बोर्ड, तो क्या होगा इसमें दूसरे मेंबर्स कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 5 गंगा बेसिन स्टेट्स, जहाँ जहाँ से गंगा गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड मेन पिलर्स क्या होंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, STPs वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, रिवर सरफेस क्लीनिंग होगी, एफोरेस्टेशन, पेड़ उगाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है जो कूड़ा कचरा उनकी मॉनिटरिंग होगी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जो इम्बैंकमेंट्स वगैरह हैं वो बेहतर बनाई जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाई जाएगी, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी एंड गंगा ग्राम बनाया जाएगा। सो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि हमारे दिल में गंगा जी की बहुत ज़्यादा महत्व है ड्यू टू माइथोलॉजिकल रीजंस एज वेल एज द कल्चरल वैल्यूज़। सो ये हिमालयाज में राइज करती है, बे ऑफ बंगाल में एंड करती है, 2500 किलोमीटर के आसपास का इनका लेंथ है। सो इट ऑल्सो एक्सटेंड इनटू पार्ट ऑफ नेपाल, चाइना एंड बांग्लादेश एंड 26% ऑफ इंडियन लैंड मास को कवर करती है। सो इट इज़ द होलीएस्ट रिवर्स, ये भी माना जाता है गंगा का पानी कभी आप लेके आओ, लोग ऐसे बाल्टियों में भर भर के लेके आते हैं, वो कभी खराब नहीं होता। तो ये है कि 40% तक आसपास लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी अगर हम ये चीज़ कर पाए साफ इसकी। सो पॉल्यूशन थ्रेट क्या है, रैपिडली आसपास पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है गंगा के पास, इसलिए इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है एंड जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। डिटोरेशन ऑफ द इन द वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा इम्पैक्ट्स द पीपल इमीडिएटली एंड बाथिंग के लिए भी इवन अनफिट हो चुका है पानी बहुत ज़्यादा जगह पे। एंड जो अपर रीचेज है जैसे उत्तराखंड वगैरह, वहाँ पे भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस बन रही है क्योंकि टूरिज्म वहाँ पे भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब यूपी में तो नीचे हरिद्वार वगैरह में तो कम ही लोग जाते तो हैं, पर लोग थोड़ा ये सोचते हैं ना, चलो ऋषिकेश चलते हैं, वहाँ का पानी ज़्यादा साफ है, तो ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो दिस इज कॉजिंग द इशू। चैलेंजेस हेड क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट का, पानी के फ्लो को रिस्टोर करने का, स्लज कंट्रोल करने का। स्लज क्या होता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का कूड़ा कचरा जो इकट्ठा हो जाता है। कोस्ट ज़्यादा पड़ेगी एंड गवर्नेंस ग्लिचेस, रेड टेपिज्म एंड एवरीथिंग इज द हिंडरेंस। Then is about financial and technological commitments under UNFCCC and Paris Agreement। तो हम शुरू से देखते हैं। तो क्या था भाई UNFCCC, ये अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये अडॉप्ट किया गया था 1992 में एट रियो अर्थ समिट, ठीक है। तो विच मार्क द बिगनिंग ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी फर्स्ट कंसर्टेड एफर्ट्स टू कन्फ्रंट द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज किया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसको कर्ब करने की जरूरत है, इसीलिए इसको रियो कन्वेंशन भी बोला जाता है, रियो डे जेनेरियो, ठीक है, ब्राज़ील की capital. So the UNFCCC established a framework for action to stabilize concentration of greenhouse gases। तो ध्यान रख लेना भाई, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए था, ओजोन डिप्लेशन के लिए नहीं था। ओजोन के लिए तो वो पूरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है। तो ये फोर्स में कब एंटर हुआ, 1994 में। सो इसके तहत ये आया था। एंड देन देख लेते हैं फिर पेरिस एग्रीमेंट क्या हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट क्या हुआ था, 2015 में हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो ग्लोबल नॉर्थ कह दो आप, ठीक है, वो ज़्यादा भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, अपना सारा सामान एक्सपैंड कर लिया। एंड उनको क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अच्छा खासा अमाउंट देना चाहिए ताकि वो अपना इन्वायरमेंट भी सस्टेन कर सके एंड बाकी चीज़ें भी मैनेज कर सके, ठीक है। तो $100 बिलियन की बात हुई थी 2020 तक देने की एंड बाकी रेस्ट 100 बिलियन स्टिल 2025। तो 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये एग्रीमेंट हुआ था। तो कॉमन टारगेट टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस, ठीक है, ग्रीन हाउस एमिशंस कम करेंगे एंड कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज ना हो। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर मान लो 37 रहता है, ठीक है, कहीं सर्दियों गर्मियों में रहता होगा तो उसको 30
8.5 तक कंट्रोल करके रखना और 39 तो होने ही नहीं देना। तो ये था फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, सॉरी फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की बात की गई थी, नॉट फ्रॉम द नॉर्मल एवरेज। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के 1.5 डिग्री सेल्सियस में इनको लिमिट करना है। टू दिस एंड ईच कंट्री हैज प्लेज टू इम्प्लीमेंट टारगेटेड एक्शन प्लान्स, ठीक है, जो हम हमारी फिर लिमिट कर लेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। सो द एग्रीमेंट आस्क रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज की भाई पैसा लाओ, डेवलपिंग कंट्रीज को दो ताकि वो भी फाइट कर सके, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग एंड 4th एडिशन हुआ इसका, एंड ये इन्होंने को चेयर किया यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा। सो डेवलप्ड कंट्रीज को बोला गया कहाँ गए पैसा, रोकड़ा लेकर आओ, ठीक है, अंडर द UNFCCC एंड इट्स पेरिस एग्रीमेंट फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो दोनों ही देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी बताओ कैसे कर रहे हो इतने टाइम से। सो इट वाज अनाउंस्ड अंडर पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो 2015 में जो हुआ था मैं आपको बता चुकी हूँ। देन देख लेते हैं व्हाट इज नेम ऑफ द बटरफ्लाई रिसेंटली रिकॉर्ड इज लार्जेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो अब तक किसके पास रिकॉर्ड था, ये सदर्न बर्डविक का, बर्डविक के पास था, पर अभी है जो फीमेल गोल्डन बर्डविक है ये उत्तराखंड में पाई गई है, ठीक है। तो उसको ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई है एंड इसका 194 mm है इसका विंग स्पैन, ठीक है। इसके जो पंख है 194 mm इनकी है विड्थ, एंड इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। किसको दिया गया, कहाँ मिलती है, बेसिकली उत्तराखंड में मिलती है। लार्जेस्ट मेल कहाँ का है, ये मेघालय का है, कैपिटल शिलोंग में वानाखर बटरफ्लाई म्यूजियम में मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द बटरफ्लाई की फोटो। सो इस DUAC स्टैट्यूटरी बोर्ड, ये एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है, ठीक है, मतलब किसी एक्ट से आया होगा, फॉर्म बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1973। ये सेंटर को एडवाइस करता है ऐसे मैटर्स पे कि भाई जैसे कि कैपिटल अर्बन एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन किस तरीके से हो। जैसे आपने चंडीगढ़ में थोड़ा आपको मॉडल पता होगा, ली कॉर्बेट सर ने उनको डिज़ाइन किया था। सो उन्होंने ये है कि वहाँ पे पेड़ काट के ज़्यादा नहीं बनाया था, पेड़ों को भी प्रिजर्व करके रखा है, उनके आसपास उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। तो यही काम करने के लिए DUAC है कि भाई जो सेंटर को एडवाइस करेगी ऑन मैटर्स ऑफ प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ कैपिटल अर्बन एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। एस्थेटिक भी लगे और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। लोकल बॉडी को भी दे देगी, ऐसा नहीं है सेंटर को देनी है। सो 3-fold रोल है इसकी, पॉलिसी एडवाइजर टू GOI, रेगुलेटरी बॉडी भी है और एक थिंक टैंक भी है नीति आयोग जैसा। देन प्लेसेस इन न्यू, इडलिब के बारे में देख लेते हैं। तो इडली नहीं है, इडलिब है, ठीक है। रशिया एंड यहाँ पे थोड़ा वॉर टाइम्स चलते ही रहते हैं, तो सीरिया है तो चलेंगे ही। तो सीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, सीरिया की कैपिटल है दामास्कस, तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 प्लेसेस आते हैं न्यूज़ में, इडलिब, अलीपो एंड हामा, ठीक है। एंड यहाँ पे सीरिया का ये गोलन हाइट्स भी ऑक्यूपाई कर लिया था इसराइल ने, ठीक है, ड्यूरिंग द 6 days वॉर। तो वो भी थोड़ा आपने ध्यान रखना है। सीरिया को बॉर्डर कौन करता है, जॉर्डन, इराक एंड टर्की एंड लेबनन, ठीक है। इसराइल भी करता है, एंड ये सारी आपको ध्यान रखना है। इडलिब इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया, ये है इडलिब, ठीक है, एंड एलिपो के पास में है। तो ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट, 4 है लगा लो, डेमेस्कस, ठीक है, इडलिब एंड एलिपो एंड हमा, ओके। एंड तो दिस इज द थिंग एंड आई होप यू लाइक द डिस्कशन। तो आप जो क्वेश्चन पूछा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।